अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है राहत कुरैशी और आज हम मौजूद हैं अल मुबारक टाइम्स न्यूज़ 18 के साथ एक दिन 18 के साथ प्रोग्राम में। तो आज हम मौजूद हैं ई की कंसल्टेंट्स पेशावर में और हमारे साथ है हमारे मेहमान खसूसी एक ई की कंसल्टेंट्स के सरबरा जनाब आसिफ खान मरजान साहब और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से सीईओ वर्ल्ड केयर इमिग्रेशन प्रोफेसर मोहम्मद अमीन और आईफा कंसल्टेंट लाहौर से प्रोफेसर अली फरहान। तो चलिए चल के गुफ्तगू करते हैं मिस्टर आसिफ खान मरजान के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया राहत कुरैशी, मैं हुसूसन आपका और 18 न्यूज़ का दिल के तागे राय से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक मरतबा फिर आप लोगों ने इज्जत बख्शी ई के कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को और आप आए। जो आपका प्रोग्राम है एक दिन 18 न्यूज़ के साथ और ये दूसरा नशिस्त है मेरा आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हमें सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं इंशाल्लाह वो हमसे मुस्तफीद हो सकेंगे। जी सर, आज हम हाजिर हुए हैं एनएचएस के हवाले से कुछ सवालात लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत से नौजवान जो हैं बाहर जाने में दिलचस्पी रखते हैं और उनके काफ़ी सारे सवालात हैं जो कि वो आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आपका बड़ा नाम है पेशावर में, पूरे पाकिस्तान में। केपीके के आपको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो कंसल्टेंसी में आप एक्सपर्ट हैं। तो हम आपसे हमारे नाजरीन के कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। नौजवान जो जाना चाहते हैं बरतानिया, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनकी क्या क्राइटेरिया है कि वो किस तरीके से उन शराइत पर पूरा उतर सकते हैं? अच्छा, शुक्रिया राहत कुरैशी। कुछ एक ही सवाल में आपके बहुत सारे जवाब पोशीदा है। और जो एनएचएस है ये बेसिकली सबसे पहले जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं उनको समझाना चाहिए, जो एप्लीकेंट्स हैं, और फिर एप्लीकेंट्स के पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हम जब एनएचएस पे जाते हैं तो टायर 2 में जो आप हेल्थ वर्कर वीजे पे जाते हैं उसमें और एनएचएस में डिफरेंस क्या है। जी बिल्कुल। ये एक बहुत जो है ये एक कॉम्प्लिकेटेड जॉब रिक्रूटमेंट है एनएचएस का। सबसे पहले तो ये है कि एनएचएस में 4 चीजें हैं जो आपको हेल्थ वर्कर से अलग करती है। यानी अगर आप एनएचएस पे जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास सीपीडी ऑनलाइन का कोर्स आप करते हैं। अगर कोई भी बच्चा उसको गूगल करे सीपीडी ऑनलाइन कोर्स, 40 पाउंड जो है उनकी रजिस्ट्रेशन फीस है। बच्चे उसमें अपनी लॉगिन आईडी बना लेते हैं और उसमें 14 आवर्स का वो कोर्स है और एंड में वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। तो जब तक आपके पास सीपीडी ना हो तो आप एनएचएस के जॉब पे नहीं जा सकते, नंबर 1। सेकंड ये है कि आइल्ट्स यूकेवीआई एकेडमिक या जनरल, ये दोनों चीजें जो है यानी अब हम आइल्ट्स करते हैं तो हम ये समझते हैं कि आइल्ट्स में हम एकेडमिक करें कि जनरल करें, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, बट यूकेवीआई होना चाहिए, ये मस्ट है। और 4 ईच ओरल 4.5 होना चाहिए। कोई मेरिट, कोई अदर टेस्ट, पीएसआई जैसे टॉफल हो गया, पेयरसन एक्सेप्टेबल नहीं है। एनएचएस में सिर्फ आइल्ट्स एक्सेप्टेबल है। How much parents are required? 4 ईच एंड ओवरऑल 4.5। नंबर 2 पे आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो वेरीफाई हो सके, और ईमेल के जरिए या फोन के जरिए। जी, तो आसिफ मरजान साहब, आप काइंडली थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डालिए कि मेन एप्लीकेंट जो है उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं इसकी एज के लिए, अंडर द एज? अच्छा, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, लाजमी बात है जब आप आइल्ट्स करते हैं तो कम से कम आपकी एजुकेशन तो होगी। जब तक आपकी एजुकेशन नहीं होगी तो यू कांट डू आइल्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे की मैट्रिक एजुकेशन भी हो और उसके साथ उसके पास कोई भी हेल्थ का डिप्लोमा हो और साथ में एक्सपीरियंस हो तो वो एलिजिबल है, कर सकते हैं। वो परमिट के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आपने लाजमी मास्टर किया हो, सिर्फ शर्त वही है कि आपका आइल्ट्स जरूरी है। अच्छा, इसमें मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता चलूं कि जब भी आप लोग परमिट पर जाते हैं तो आपने यूके का
जो स्टोरेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जो स्टोरेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है तो वो आप चेक करें। अब मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या एप्लीकेंट्स होंगे जो नहीं जानते कि स्टोरेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है। जी बिल्कुल। तो आपकी जॉब जो है वो स्टोरेज ऑक्यूपेशन लिस्ट अब यूके उसमें हो, क्योंकि उसमें फायदा ये होता है कि जब आपका जॉब स्टोरेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो तो एक तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देनी पड़ती, ना ही अपनी एम्प्लॉयमेंट की देनी पड़ती है, ना ही डिपेंडेंट की देनी पड़ती है। और स्टोरेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पाबंद करती है होम ऑफिस का कि वो एप्लीकेंट से इंट्रू नहीं करती। तो मेन चीज ये है कि आपने स्टोरेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में इसको देखना है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि टाइम कितना जो है इसके ऊपर लगना है। लाजमी बात है कि एम्बेसी इस चीज को देखती है, 4 क्वेश्चंस को एम्बेसी देखती है कि ये जॉब कहां पे एडवर्टाइज्ड हुई, नंबर 1। सेकंड बात यह है कि जब एडवर्टाइज हुई तो हाउ यू हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो लाजमी बात है आपने कैसे अप्लाई किया होगा, इंडीड पे अप्लाई किया होगा, जॉब सर्च की होगी, 2 चीजें हो गई। तीसरी बात यह है कि जब आपकी कंपनी के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है कि नहीं, तो लाजमी बात है आपने कंपनी को डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, वहां से आपका रिप्लाई आया है, जॉब ऑफर लेटर आपको आया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और आपने कॉन्ट्रैक्ट उनको भेजा है। और ये एप्लीकेंट और कंपनी के बीच में होता है, हम नहीं करते। तो अच्छा, जो चौथा इसमें यह है कि एम्बेसी देखती है कि आया जब आप COS ले रहे थे, कंफर्मेशन ऑफ स्पॉन्सर वर्क परमिट के लिए, तो क्या आप एलिजिबल थे इसके लिए, तो लाजमी बात है। तो बेसिकली राहत कुरैशी इसमें जो 4 चीजें हैं ये मैंडेटरी है एम्बेसी के लिए, इसको देखना पड़ता है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो स्टेप्स है बेसिकली वो आपने पूरा करना है। जब आप पूरा करते हैं तो लाजमी बात है इसके ऊपर 2 से 2.5 महीने लगते हैं। अब आपका एक दूसरा क्वेश्चन इसमें यह था कि ये आपको हेल्थ केयर का वीजा है उससे कैसे अलग करती है। ब्रिटिश हॉस्पिटल में आपकी जॉब है, सरकारी हॉस्पिटल है, जैसे इल्फर्ड हॉस्पिटल में अभी हमारे एप्लीकेंट गए हुए हैं, स्टैटफोर्ड में गए हुए हैं। एक ही जगह पे आपकी जॉब है बीइंग अ पेशेंट अटेंडेंट, क्योंकि यूके में तो जब आप किसी भी अपने पेशेंट को एडमिट करते हैं तो आप उनके साथ रह नहीं सकते। तो आपका जो पेशेंट अटेंडेंट यही लोग होते हैं जो इनके साथ रहते हैं और इनके हेमोजी जितनी भी इनकी जरूरियात है उसको पूरे करते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर हम देख ले कि सैलरी का जैसे आपने कहा, तो स्टोरेज ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है उसमें 10.5 पेंस यानी 10 पाउंड और 50 पेंस आपकी मिनिमम पर आवर सैलरी होती है। घंटे के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है और 40 आवर्स आपको सैलरी मिलती है। तो अगर आप एक बच्चा ये जानना चाहे कि मेरी सैलरी हफ्ते की कितनी बनेगी, तो लाजमी बात यह है कि 10.5 मल्टीप्लाई बाय 40 करे तो उसे 420 आपकी पर वीक बनेगी। और साल में तकरीबन 52 वीक्स होते हैं, तो अगर आप इसको 52 पे मल्टीप्लाई करें तो आपकी कुछ 21,000 समथिंग आपकी ये सैलरी बनेगी, 21,800। और फिर साल की सैलरी को आप 12 पे डिवाइड करें तो आपकी महीने की सैलरी इस पे निकल आती है। और इसी सैलरी पे आपने 20% टैक्स गवर्नमेंट जो है वो आपसे काटती है। अच्छा, इसमें हेल्थ जो केयर का वीजा है उससे कैसे आपको अलग करती है, क्योंकि एक ही जगह पे जॉब है, आपको कहीं आपको जाना नहीं पड़ता, एक ही जगह पे जॉब है, ब्रिटिश हॉस्पिटल में आपकी जॉब है। अगर हम हेल्थ केयर की तरफ जाए तो हेल्थ केयर जो है आपको अपनी गाड़ी लेनी पड़ती है, फिर आपका MOT देना पड़ता है, जो रोड का टैक्स है, फिर आपको अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस देनी पड़ती है, फिर आपको अपना पेट्रोल खुद। इसमें राहत कुरैशी क्योंकि मैंने एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए भी जाना है, तो ये है कि इंशाल्लाह जो हमारा लाइव सेशन है वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम इसमें तफसील में जो आपने ऑडियंस है इंशाल्लाह उनको हम बताएंगे। शुक्रिया आपका ATM न्यूज का। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आप देख रहे थे अल मुबारक ATM न्यूज और हमारे साथ मौजूद थे मेहमान खुसूसी के तौर पे आसिफ खान मरजान। आपको उम्मीद है कि सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवालात है तो उनको ईमेल कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।